हेलो नमस्कार। न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे, दो टॉपिक की बात करते हैं। मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज एक तो, और दूसरी बात करेंगे न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करेंगे। उससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने ये बात कर ली थी कि न्यूक्लियर फोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट करता हूँ, एग्जाम में डेफिनेशन इस प्रकार से ही अगर आएगी तो कि डिफाइन द न्यूक्लियर फोर्सेज और राइट डाउन द 4 न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियर नाभिकीय बल को परिभाषित कीजिए, 4 उसकी प्रॉपर्टीज लिखो, 5 लिखो, 3 लिखो, ऐसे आ सकता है। तो आज मैंने कौन सी बात शुरू करने जा रहा हूँ आज मैं करने जा रहा हूँ मेसन थ्योरी ऑफ नाभिकीय बल। ये लिखा मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इस थ्योरी का टारगेट ये है कि जैसे मान लो नाभिकीय बल है वो एग्जिस्ट क्यों करता है, ये बताएगा। 1932 में एक प्रॉपर्टी दी गई थी हाइजेनबर्ग के द्वारा। उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंटरचेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, और उसी से आपका क्या बनता है, न्यूक्लियर फोर्स बनता है। ठीक बात है ना, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। लेकिन इसके आधार पर जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका ये स्ट्रॉन्ग प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही वीक प्राप्त होता है। और आप लोग जानते हो न्यूक्लियर फोर्स वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी थी वो कैंसिल हो गई थी हाइजेनबर्ग वाली। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के द्वारा एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी तो क्या होगी, कैंसिल होगी। फिर 1935 में एक साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट हुआ था युकावा। कौन सा साइंटिस्ट, नाम उसका है युकावा, और उन्होंने मेसन थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या दिया था, मेसन थ्योरी दी थी, ठीक बात ना। उन्होंने क्या बताया था कि जब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाई पार्टिकल के द्वारा इंटरचेंज होते हैं, पाइयोन के द्वारा इंटरचेंज होते हैं। किसके द्वारा इंटरचेंज होते हैं, पाइयोन के द्वारा इंटरचेंज होते हैं। अब बात ये आती है कि पाइयोन के द्वारा इंटरचेंज होते हैं तो ये मेसन नाम क्यों आया। मेसन नाम इसलिए आया, इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम यानी उस टाइम में जब युकावा ने दिया था उस टाइम में इसका नाम था पाई मेसन। क्या बताया मैंने, पाई मेसन नाम था। बात क्लियर हो गई, ठीक बात ना। अब मेरी बात सुनना, युकावा ने मेसन थ्योरी दी, और मेसन थ्योरी क्या कहती है कि न्यूक्लियन है उनका एक्सचेंज होता है किसके द्वारा, पाइयोन के द्वारा होता है। फिर मैंने ये बताया कि ये मेसन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इसका पुराना नाम है पाई मेसन नाम है, ठीक बात है ना। इसके बाद में पाइयोन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताए मैंने, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, पाई प्लस, दूसरा पाई माइनस, और तीसरा है पाई 0। 3 पार्टिकल होते हैं। बात क्लियर होगी। जैसे ही एक्सचेंज होगा, जैसे मान लो एक्सचेंज किस प्रकार से होता है भी बात करता हूँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाइयोन का विनिमय होता है, एक्सचेंज होते हैं, तब क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन होगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में या फिर न्यूक्लियनों के बीच में फोर्स अप्लाई करेगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक बात ना। अच्छा, तो देखो आगे मैं बात करता हूँ कि एक्सचेंज किस प्रकार से होते हैं, ठीक बात है ना। मेसन थ्योरी के अंदर है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये पाइयोन कण उत्सर्जित करके या अवशोषित करके किस प्रकार से न्यूक्लियन एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो इसके 3 प्रोसेस हैं, 3 प्रकार हैं एक्सचेंज होने के, 3 प्रकार एक्सचेंज के 3 प्रकार। तो नंबर 1, या इसको ऐसे लिखो, या एक्सचेंज न बोल के, कि इनका बदलाव किस प्रकार से होता है कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदलना,
आपको कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉन पर देखो इतनी बात ध्यान रखनी है, न्यूट्रॉन पर चार्ज है 0, ये चेंज होगा प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन पे चार्ज 1 प्लस होता है। अच्छा, इस प्लस को कैंसिल करने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को, माइनस चाहिए, प्लस और माइनस दोनों 0 हो जाएंगे, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इस प्रकार से चेंज होता है। बस एकदम याद हो गया, कोई खास बात ही नहीं है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना। तो आपको पता है, देखो ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि P पर प्लस, ये जब चेंज होगा तो N पर 0, तो ये प्लस करने के लिए यहाँ क्या चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए। ठीक बात है। तीसरा जो तरीका होगा वो ये होगा कि जैसे मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या चाहिए इसमें, इस पर प्लस है ही, इस पर प्लस है ही, तो यहाँ पर पाई 0 कर दो। सेम ऐसे ही N है, उस पर 0 है, तो आप करोगे N 0 और पाई 0। तो इस प्रकार से पाई का एक्सचेंज हुआ है, पाई नॉट में रूपांतरण हुआ है। ठीक बात है। तो देखो इसको पूरा करते हैं फिर बाद में। जैसे मान लो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ये किस प्रकार से एक्सचेंज होते हैं। न्यूट्रॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूट्रॉन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एक प्रोटॉन प्लस, ये तो समझने के लिए लगाया था मैंने, पाई माइनस लिख सकता हूँ, और फिर ये लिखा P लिखा, इस न्यूट्रॉन की जगह कर दिया। अब देखो ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, इस P को मैं छोड़ रहा हूँ, प्रोटॉन को यूँ छोड़ रहा हूँ, ये यूँ हो जाएगा। ठीक बात है। और ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस N। तो देखो न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन में चेंज होगा, प्रोटॉन हो वो न्यूट्रॉन में चेंज हो चुका है। इस प्रकार से ये आपकी मेसन थ्योरी कहलाती है। तो मेरे हिसाब से समझ आई बात है। अगर आपने इसको ठीक से पकड़ के इस बात की तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप तो तीनों लिख के आना, मैंने तो एक ही लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से। आप देखो, चलो दूसरा एक और लिखता हूँ। सेकंड अगर आप लिखना चाहो तो जैसे मान लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इनको चेंज करना चाहो तो प्रोटॉन की जगह क्या लिखूँ, न्यूट्रॉन प्लस पाई 0 लिखूँगा, पाई प्लस क्या लिखूँगा, पाई प्लस। प्रोटॉन चेंज कर दिया, न्यूट्रॉन को यूँ पड़ा रहने दो। ठीक है, फिर बाद में देखो ये चेंज हो जाएगा, इस N को तो यूँ छोड़ दिया, और यह आ गया पाई प्लस और फिर N, फिर ये आपका चेंज किस में हो गया N, और ये किस में चेंज हो गया, P में चेंज हो गया। इस प्रकार से यहाँ भी प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन हो वो प्रोटॉन में चेंज हो चुका है। और ये आपकी क्या है, मेसन थ्योरी कहलाती है। और मेसन नाम क्यों पड़ा मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में वह छोटा सा टॉपिक और आता है, एग्जाम की दृष्टि से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो देखो आप जानते हो जब न्यूक्लियस के अंदर एक सैचुरेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, संतृप्तता का गुण पाया जाता है, और उसका अर्थ यही है कि न्यूक्लियन जब पास आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एकदम और निकट आएंगे तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसके आधार पर न्यूक्लियर पोटेंशियल है, उसमें भी दो प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। जब वो न्यूक्लियन दूर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन वाली, और जब वो बहुत ही निकट आ जाते हैं तो उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी होती है। बात समझ आ गई। इन दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए चलो लिखा न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, जब अति निकट होते हैं, अति निकट कौन है, न्यूक्लियन अति निकट होते हैं तो उनके अंदर पाया जाता है रिपल्सन। अच्छा, और जब दूर होते हैं तो उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। ये तो बात की थी, अट्रैक्शन होता है। और इसके लिए आप भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे रीजन जो है, रीजन है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। रीजन मैंने बताया सैचुरेशन प्रॉपर्टी, संतृप्तता का गुण। एक विशेष रूप से बताया था कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के मध्य संतृप्तता का गुण पाया जाता है, या फिर न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या पाया जाता है, संतृप्तता या सैचुरेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। ठीक बात ना। तो इसके आधार पे देखो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ये तो लिखा R और ये लिखा आपने U, ठीक है ना। अब देखो एक सेकंड, ये अगर आप ध्यान हो तो F इक्वल टू, ये भी तो याद होगा, du/dr होता है अपना। अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन वाले के लिए F है वो भी आपका नेगेटिव प्राप्त होता है आपको,
और u है वो भी आपको क्या प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। तो इसकी नेगेटिव साइड कौन सी है, ये तो है। तो इसको मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पर देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो हो जाएगा रिपल्सन, और यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ये समझने के लिए बातें लिखना नहीं है, रिपल्सन अट्रैक्शन, ठीक बात है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 0 कर दो, और ये मिनिमम माइनस u नोट कर दो, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है वो लगभग होती है 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। बात याद होगी सबके। फिर बाद देखो, इस टाइप के पोटेंशियल के लिए दो बातें काम में ली गई, मतलब दो प्रकार का पोटेंशियल काम में लिया जाता है। या तो इसको माने स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए तो एक यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया जाए, यहाँ पे क्या बना दिया जाए, एक स्क्वायर बना दिया जाए। तो नंबर 1 पोटेंशियल तो होगा आपका स्क्वायर वर्ग विभव कूप वेल पोटेंशियल, एक तो ये हो। इसके लिए आपका u बराबर आपका हो जाएगा -u नोट, कब, r लेस देन r। इसके बाद में दूसरा जो u है वो हो जाएगा 0, कब, जब r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R है वो नाभिक की त्रिज्या है। दूसरा है युकावा पोटेंशियल, ये तो मैंने बताया स्क्वायर। दूसरा है युकावा पोटेंशियल, और युकावा पोटेंशियल दिया जाता है u = u नोट एक्सपोनेंशियल -r अपॉन कैपिटल R अपॉन r अपॉन कैपिटल R, इस प्रकार से दिया जाता है। तो भाई जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं मेरे हिसाब से। ये आपका जो डायग्राम बहुत बार देखा हुआ होगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि छोटे नंबर में कि युकावा पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो आपने लिखा एक्सपोनेंशियल ऊपर है, अपॉन में ये है -r अपॉन कैपिटल R। चलो इसके बाद में बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। देखो नाभिक की संरचना की जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करने के लिए दो मॉडल दिए जाते हैं। एक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, दूसरा है सेल मॉडल। तो अपनी जो बात है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की चल रही है। इसमें भी छोटा सा एक क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग में तो आ गया होगा कि नाभिक को, न्यूक्लियस को लिक्विड की ड्रॉप की तरह मानेंगे, लेकिन क्यों मानेंगे वो अपन बात करते हैं। कि न्यूक्लियस है उसकी देखो प्रॉपर्टी देखो, एक दो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है वो। नंबर 1 तो अपन ने बात की है कि मध्यवर्ती व भारी नाभिकों के लिए, भारी नाभिकों के लिए आपका बी बार है वो नियत है, कांस्टेंट, लगभग नियत है, कांस्टेंट रहता है, पढ़ा है आपने। और बी बार जो है वो लिखा जाता है B/A, तो ये भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहीं से आप क्या लिख सकते हो कि B = A लिख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी है वो A के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी जो बात है वो ये है, दूसरी जो बात है वो कौन सी है कि नाभिक का जो आयतन है, वॉल्यूम है, आयतन V = 4/3 πr³ भी तो करोगे, 4/3 πr³ करोगे। और आप लोग जानते हो R = R0 A⁻⁴। यहीं से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, V = A, ठीक बात है। यानी वॉल्यूम है वो भी आपका क्या है, A के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, देखो V/A कर, देखो बात डेंसिटी, नाभिक की डेंसिटी की जब बात करते हैं तो लगभग नियत रहती है, लगभग नियत रहती है और अति उच्च होती है, अति उच्च होती है। और इसका मान, इसकी जो कोटि है वो 10⁻17 किग्रा/m³ होती है, 10⁻17 किग्रा/m³ होती है। तो देखो ये मुख्यतः दो प्रॉपर्टीज के आधार पर बोर ने अपनी एक प्रॉपर्टी दी थी, ये मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं, किसने दिया था, बोहर ने मॉडल दिया था जिसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
नाभिक की संरचना यानी स्ट्रक्चर कि नाभिक का जो साइज है वो किस प्रकार का क्या है, उसके अध्ययन के लिए इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए बोर ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उस परिकल्पना के आधार पर अब लाइन सुनना, एग्जाम में ये लिखनी है आपको कि नाभिक है वो एक समान, देखो एक बार रुकना, ऐसे लिखूंगा, जो परिकल्पना थी बोर की वो क्या थी वो सुन लो, याद हो जाएगी कि नाभिक जो है, नाभिक एक समान यानी यूनिफॉर्म, एक समान अति उच्च घनत्व है, अति उच्च घनत्व वेरी हाई डेंसिटी, वह असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब होता है अनकंप्रेसिबल, ये तो मतलब सुन गए, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म और इसका मतलब वेरी हाई डेंसिटी, ठीक बात है। असंपीड्य यानी अनकंप्रेसिबल, द्रव बूंद की भांति होता है, द्रव बूंद की भांति होता है, बस इतनी बात है। चलो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुरुआत में तो आप ऐसे करोगे, ऐसे बताओगे कि नाभिकों का एक विशेष गुण, दो विशेष गुण होते हैं जिसके अनुसार बाइंडिंग एनर्जी है वो भी ए के प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम है वो भी ए के प्रोपोर्शनल। तीसरी बात आप ये बोलोगे कि डेंसिटी है वो लगभग क्या रहती है, नियत रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके आधार पर बोर ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। उस परिकल्पना के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि नाभिक है वो एक समान अति उच्च घनत्व है और असंपीड्य द्रव बूंद के समान होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, नाभिक का लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोलते हैं। याद हो सबके। इसी मॉडल के आधार पर वैज्ञानिक थे वॉन और विजेकर ने अपना एक सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला दिया था, और उस मास फॉर्मूले का अध्ययन अपन नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ढंग से देख रहे होंगे। थैंक यू।